यह एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की कहानी है जिसे किसी भयानक श्राप ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लोग उसे भूतिया चेहरा द्वीप के नाम से जानते थे। मलेशिया के समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस सुनसान टापू के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सैकड़ों गांव वाले एक ही रात में अचानक गायब हो गए थे। न किसी की लाश मिली, न किसी के बचने का कोई निशान, बस पीछे रह गया था डर, खामोशी और मौत का साया। 200 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उस द्वीप पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग बार बार चेतावनी देते थे कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ युवा दोस्तों को ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी लगी। उनके अंदर रोमांच और जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने उस डरावने द्वीप पर जाने का फैसला कर लिया। एक गाइड की मदद से सब लोग नाव में बैठकर उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे नाव पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे मौसम और भी डरावना होता जा रहा था। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप खुद उन्हें आने से रोकना चाहता हो। जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, सबके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक 100 साल पुराना उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। टूटी हुई झोपड़ियां, सड़ चुकी लकड़ियां और जगह जगह रखी डरावनी गुड़ियां। पूरा माहौल किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। गांव के चारों तरफ एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर लोगों को अंदर जाने से रोक रखा हो। लेकिन तभी उनके साथ आए दोस्त दाउसी ने हंसते हुए उस रस्सी को खोल दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी गलती सदियों पुरे श्राप को फिर से जगा देगी। उनके साथ मौजूद याशिंग नाम का लड़का बचपन से ही अजीब शक्तियां महसूस कर सकता था। उसे लग रहा था कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत है। उसने सबको रुकने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। अब वहां से निकलना नामुमकिन था, इसलिए सबने एक टूटी हुई झोपड़ी में रात बिताने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। थके होने की वजह से सभी जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात के बाद उस गांव का असली डर जाग चुका था। अचानक याशिंग की आंख खुली। उसे जंगल के अंदर से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। सभी दोस्त एक सी लाइन में सीधे खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही हो। याशिंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी वापस जाकर लेट गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब याशिंग पूरी तरह डर चुका था। उसे यकीन हो गया था कि इस गांव में कोई बुरी शक्ति मौजूद है। सुबह होते ही सब लोग समुद्र किनारे पहुंचे ताकि गाइड आकर उन्हें वापस ले जाए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और डरावनी बात पता चली। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब था और तभी एली के फोन में एक रहस्यमयी फोटो दिखाई दी। उस फोटो में सातों दोस्त जमीन पर सोए हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर सभी सो रहे थे तो आखिर वो फोटो खींच किसने थी। अब तीनों दोस्तों को समझ आ चुका था कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो कोई सपना नहीं था। उधर रिसोर्ट में मौजूद उनका गाइड अब तक उन्हें लेने नहीं आया था। एक बूढ़े नाविक ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। आखिर में उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा, रात में उस गांव में मत रुकना वरना तुम सब मर जाओगे। लेकिन वो संदेश कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाया। सूरज ढलते ही डर एक बार फिर लौट आया। मजबूरी में सभी दोस्तों को दोबारा उसी श्रापित गांव में रात बितानी पड़ी। रात गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जंगल के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। पेड़ों के बीच कोई परछाई घूमती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक अन्ना की आंख खुली और उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसे लगा जैसे वो 200 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गई हो। गांव वाले हाथों में मशाल लिए एक काली परछाई वाली औरत का पीछा कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उस औरत की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके शरीर से एक खतरनाक शक्ति बाहर निकलने लगी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा और वहीं से शुरू हुआ उस श्राप का असली आतंक। अचानक वो काली औरत पागलों की तरह लोगों के बीच घुस गई और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की उसे बेरहमी से मारने लगी। कुछ ही पलों में पूरा गांव चीखों से भर गया। लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव मौत के मैदान में बदल गया। अन्ना अभी तक उस भयानक दृश्य को समझ भी नहीं पाई थी कि तभी वो औरत अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी डरावनी सफेद आंखें सीधे अन्ना को घूर रही थीं, मानो उसे सच में देख सकती हो। अगले ही पल अन्ना जोर से चीखते हुए हकीकत में लौट आई। उधर जंगल में आहुई वापस जाने ही वाला था कि अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे के अंदर घसीट ले गई। यूयू डर के मारे कांपने लगी। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई हो। वो किसी तरह भागती हुई लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंची और बाकी लोगों को सारी बात बताई। सभी लोग तुरंत मशाल लेकर जंगल में निकल पड़े। उन्होंने पूरी रात आहुई को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि आहुई को एक डरावनी गुफा में ले जाया जा चुका है। उसका शरीर बेलों से बांधकर
पत्थर के एक बड़े चबूतरे पर लिटा दिया गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसी अंधेरे से धीरे धीरे एक बूढ़ी डायन बाहर निकल रही थी। आहुई जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। दूसरी तरफ बाकी दोस्त पूरी रात जंगल में भटकते रहे, लेकिन आहुई का कोई पता नहीं चला। अब सबको समझ आने लगा था कि अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो अगला शिकार उनमें से कोई भी हो सकता है। इसीलिए सभी ने फैसला किया कि अब किसी भी तरह इस श्रापित द्वीप से बाहर निकलना होगा। किस्मत से जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाइड आखिरकार उन्हें लेने आ गया है। सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। उन्हें लगा अब वे बच जाएंगे, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। गाइड की स्पीड बोट आग के गोले में बदल गई। चारों तरफ धुआं और लपटें फैल गईं। ये देखकर सब लोग वहीं जम गए। जो उम्मीद अभी जगी थी वो एक पल में फिर टूट गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि मार्क भी अचानक गायब हो चुका है। अब एक करके सभी लोग लापता हो रहे थे। याशिंग समझ चुका था कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसने सबको अपने सपनों के बारे में बताया। उसे बार बार वही डायन दिखाई देती थी। उसे यकीन हो गया था कि इन सारी मौतों के पीछे उसी श्रापित औरत का हाथ है। याशिंग बाकी दोस्तों को लेकर वापस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने दोबारा वही रस्सी बांधी जिसे दाउसी ने खोला था। फिर उन्होंने डरावनी गुड़िया पर बने निशानों को भी मिटा दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उस डायन को ढूंढकर श्राप को खत्म करना, वरना वे सब इसी द्वीप पर मर जाते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पहले ही मौत के जाल में फंस चुके हैं। याशिंग अपने सपनों की यादों के सहारे उन्हें उसी जगह लेकर गया जहां पहले पत्थरों का ढेर गिराया गया था। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि यहीं उस डायन के पति को दफनाया गया था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, चारों तरफ तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। पूरा माहौल अचानक और भी डरावना हो गया। सच जानने के लिए उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से सचमुच एक इंसानी कंकाल निकला। याशिंग ने जैसे ही उसे छुआ, उसे 200 साल पुरानी पूरी कहानी दिखाई देने लगी। बहुत साल पहले इस द्वीप पर मौली नाम की एक औरत रहती थी। उसे एक बाहरी व्यापारी से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और मौली माँ बनने वाली थी। उसका पति अपने होने वाले बच्चे के लिए एक प्यारी सी गुड़िया भी बनाकर लाया था, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि बाहरी लोग उनके द्वीप को बर्बाद कर देंगे। नफरत में अंधे होकर उन्होंने मौली के पति को बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने मौली को जमीन पर दबाकर उसका बच्चा भी छीन लिया। अपने प्रेमी और अजन्मे बच्चे की मौत से तब मौली पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खून से भरी आंखों से पूरे गांव को देखा और कसम खाई कि वो सबको दर्दनाक मौत देगी। उसने काले जादू की मदद से एक भयानक शक्ति को बुलाया और फिर एक ही रात में पूरा गांव मौत का शिकार बन गया। लेकिन बदले की आग में मौली खुद भी एक खतरनाक आत्मा बन चुकी थी। आखिरकार द्वीप के एक शक्तिशाली शमन ने अपनी रहस्यमयी ताकतों से उसे द्वीप की गहराइयों में कैद कर दिया। तभी से ये द्वीप मौत और श्राप का अड्डा बन गया। याशिंग को यकीन था कि उनके गायब दोस्त शायद उसी गुफा में होंगे जहां डायन को कैद किया गया था। रवाना होने से पहले सैंडी ने शमन का छोड़ा हुआ खास हथियार अपने साथ लिया। अब सब लोग सावधानी से गुफा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते भर अन्ना को महसूस हो रहा था कि कोई परछाई लगातार उनका पीछा कर रही है। काफी देर बाद वे एक बड़े झरने के सामने पहुंचे। गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी के उस गहरे तालाब को पार करना था। सब लोग धीरे धीरे पानी में उतरने लगे, लेकिन जैसे ही सबसे पीछे चल रहा एली पानी में पहुंचा, अचानक किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने डर के मारे जोर से चीख मारी। पानी के अंदर से वही डायन उसे नीचे खींच रही थी। सैंडी ने तुरंत शमन वाला हथियार निकाला। उस हथियार से तेज रोशनी निकली और डायन कुछ देर के लिए पीछे हट गई। लेकिन एली इतना खुशकिस्मत नहीं था। डायन उसे जबरदस्ती पानी के अंदर खींच ले गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सैंडी खुद को दोष देने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ा और तेज होता तो शायद एली की जान बच सकती थी। एली की मौत के बाद 7 लोगों के उस ग्रुप में अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। रात तेजी से गहराने लगी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। थके और डरे हुए दोस्तों ने फैसला किया कि थोड़ी देर आराम करके फिर आगे का रास्ता सोचेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सतर्कता थोड़ी कम की, खतरा एक बार फिर उनके सामने आ गया। अचानक केटी जोर से चीखी और अगले ही पल वो सबकी आंखों के सामने अंधेरे में गायब हो गई। अब डर ने बाकी तीनों को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनके पास ना भागने का रास्ता था और ना ही मदद की कोई उम्मीद। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब या तो वो इस श्राप को खत्म करेंगे या फिर यहीं मर जाएंगे। तभी गुफा के अंदर से केटी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। तीनों बिना समय गंवाए सीधे गुफा के अंदर दौड़ पड़े, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनकी रूह कांप गई। केटी जमीन पर पड़ी थी और डायन उसके ऊपर खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। अपने दोस्त की हालत देखकर सैंडी और केट का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत हथियार उठाए और डायन पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनकी उम्मीद टूट गई। डायन के शरीर पर जो भी घाव लगते वो कुछ ही सेकंड में अपने आप भर जाते। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही देर में सैंडी और केट दोनों कमजोर पड़ने लगे। उसी दौरान याशिंग की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक पुराना तांत्रिक घेरा बना हुआ था। पास रखे
रखे एक लकड़ी के बक्से को खोलने पर उसे एक पुरानी गुड़िया मिली। तभी उसे याद आया कि ये वही गुड़िया थी जो मौली के पति ने अपने होने वाले बच्चे के लिए बनाई थी। जैसे ही याशिंग ने वो गुड़िया हाथ में उठाई, डायन अचानक रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, मानो किसी ने उसके दिल के सबसे गहरे जख्म को छू लिया हो। अगले ही पल वो पागलों की तरह याशिंग की तरफ झपटी। सैंडी और केट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे डायन की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर याशिंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा और दुख हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो सबकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए वो गुड़िया लेकर जान बचाते हुए भागने लगा। भागते भागते वो एक जली हुई टूटी झोपड़ी तक पहुंच गया और तभी उसे एहसास हुआ कि ये वही घर था जहां कभी मौली अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन इससे पहले कि याशिंग कुछ सोच पाता, डायन वहां भी पहुंच गई। गुस्से में उसने याशिंग का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर मारने लगी। याशिंग की सांस रुकने लगी। उसे लगा अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी उसे मौली के पति की कही हुई बातें याद आ गईं। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने धीरे धीरे वही प्यार भरे शब्द दोहराए, मौली हम कभी अलग नहीं होंगे। ये शब्द सुनते ही डायन का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। सदियों से उसके दिल में जमा नफरत अब टूटने लगी थी। धीरे धीरे उसका डरावना रूप खत्म होने लगा और वो फिर से इंसान जैसी दिखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब एक खूंखार राक्षस नहीं, बल्कि टूटा हुआ दिल रखने वाली एक औरत लग रही थी। याशिंग ने कांपती आवाज में कहा, अब इस दर्द को छोड़ दो, तुम बहुत सह चुकी हो, सब ठीक हो जाएगा। इन शब्दों ने मौली के दिल में दबे प्यार को फिर जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका